निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज द्वितीय मॉड्यूल, जिसका शीर्षक है स्वस्थ विद्यालय वातावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, के अंतर्गत हम सभी विद्यालय में विद्यार्थियों को समझने पर चर्चा करेंगे। इस सत्र के उपरांत शिक्षकों में इस बात की समझ विकसित हो सकेगी कि विद्यार्थियों को जानने से क्या तात्पर्य है, विद्यार्थियों को समझना क्यों जरूरी है, विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। इसके साथ साथ शिक्षकों में इस बात की समझ भी विकसित हो सकेगी कि प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो सत्र में आगे बढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि को हम कक्षा में बच्चों के साथ भी करवा सकते हैं। आपको करना यह है कि आपसे जुड़े कुछ लोगों के बारे में आपको सोचना है। अब आपने जिन लोगों के बारे में सोचा है, उनमें से कुछ लोगों का वर्णन करने के लिए आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आशा है आपने अपना उत्तर दर्ज कर लिया होगा। तो अब जरा विचार कीजिए कि लोगों के बारे में आपके द्वारा लिखे गए इस विवरण ने आपकी धारणा को किस प्रकार प्रभावित किया। क्या आप ज्यादातर लोगों को अच्छे या बुरे के रूप में देख रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी कक्षाओं की एक वास्तविकता है। हमें एक ही कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों, विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे मिलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक समावेशी कक्षा की बात की गई है। यहाँ समावेशन से तात्पर्य मात्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन से ही नहीं है, बल्कि वंचित समूहों और पिछड़े वर्गों के बच्चे, भाषा की विविधता वाले बच्चे, विभिन्न जातियों, धर्म और संस्कृति के बच्चे, सभी को एक ही साथ कक्षा में रखने से है। शिक्षक होने के नाते हमें सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे उनकी अधिगम शैली और आवश्यकताओं में विविधता के कारण अधिगम अवसरों से वंचित ना रहें। हमें ऐसा अधिगम वातावरण प्रदान करना है बच्चों को, जहां उन्हें उनकी इन विविधताओं को अधिगम संसाधनों के रूप में हम देख रहे हों। तो यदि हम इस प्रकार से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को जानने का अर्थ है बच्चे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, अकादमिक रिकॉर्ड या सूचनाएं, नाम, उम्र, साथियों के साथ बच्चे का व्यवहार, उसके संवेगात्मक पहलू आदि के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व को समझना। जब हम बच्चों के साथ इस तरह की समझ रखते हुए कार्य करते हैं, तो हम कक्षा का एक बेहतर वातावरण बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें विद्यालय में विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता क्यों होती है। हम जब बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं विद्यालय में, तो हम प्रत्येक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण बना रहे होते हैं। वो हम किस तरह से बनाते हैं कि हम बच्चे के बारे में जानते हैं कि बच्चे को किस प्रकार के सहयोग की जरूरत है। उसके आधार पर हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से बच्चे के लिए हम एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। इसके साथ साथ हमें बच्चों को समझने की जरूरत इसलिए भी है कि सीखने के लिए प्रत्येक बच्चे की तत्परता का निर्धारण हम कर सकें। जब हम बच्चों को समझकर अपने कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो वहां बच्चों के साथ हमारा जुड़ाव होता है और साथ ही साथ बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सफल होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जुड़ाव और सफलता बढ़ाने के लिए भी हमें बच्चों को समझना चाहिए। इसी के साथ साथ पाठ्यक्रम के अधिगम बिंदुओं की पहचान करने के लिए, यानी कि जो हमारे बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, हमें उनकी भी पहचान करनी है, ताकि हम उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको समझते हुए अपने शिक्षण प्रक्रिया को सुधार सके, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलाव कर सके उन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में। तो इन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए
हमें बच्चे को समझना जरूरी है। इसके साथ साथ जब हम कक्षा के बच्चों को समझते हैं तो हम कक्षा में अधिक से अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चे भावनात्मक रूप से हमारे साथ में जुड़ते हैं, साथ ही साथ हम उनमें एक बेहतर समझ को विकसित करके उनके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। विद्यार्थियों में विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं होती, बल्कि उनके सीखने सिखाने की जो शैली है, उनकी आवश्यकताएं हैं या उनकी जो आकांक्षाएं या दृष्टिकोण है, उनमें भी होती है। बच्चों की यह विविधता कैसे उत्पन्न होती है, हमें यह समझने की जरूरत है। हमें उन कारकों से अवगत होना चाहिए जो बच्चों के अधिगम में अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ कारक देख पा रहे हैं, जैसे कि पारिवारिक संरचना। तो पारिवारिक संरचना में विविधता बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे कि वे बच्चे जो एकल परिवारों से संबंधित होते हैं, उनके अधिगम प्रतिफल निम्न हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकल परिवार में बच्चों पर उत्तरदायित्व की वृद्धि, जैसे बच्चे की देखभाल की भूमिका, घरेलू कार्य, विद्यालय के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता में बाधक होती है। और बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनके पास भी अपने बच्चों के विद्यालय कार्य का अनुवीक्षण करने तथा उनके साथ साथ बिताने के लिए समय की कमी होती है। जब हम इसके परिणामों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे निम्न अधिगम निष्पादन प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि एक संयुक्त परिवार को अगर हम देखें तो उसमें अभिभावक अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि उनके पास घर में सहायता के लिए अधिक से अधिक सदस्य होते हैं। तो इसलिए जो बच्चे संयुक्त परिवारों से संबंधित होते हैं, संभव है कि वे उच्च अधिगम निष्पादन का प्रदर्शन करें। इसी तरह से विद्यालय का प्रकार भी बच्चों को प्रभावित करता है। एक निजी विद्यालय में अधिकांश बच्चे उच्च श्रेणी के परिवारों से होते हैं, जबकि हम सरकारी विद्यालयों में अधिकांश ऐसे बच्चों को पाते हैं जो मध्यम या निम्न श्रेणी के परिवारों से होते हैं। निजी विद्यालय उच्च शैक्षिक योग्यताओं वाले जो बच्चे हैं उनका चयन करते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। निजी विद्यालयों में अधिगम वातावरण भी सरकारी विद्यालयों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अधिक आर्थिक सहायता के कारण निजी विद्यालयों के जो कक्षा कक्ष हैं या प्रयोगशालाएं हैं, नई तकनीकों से सुसज्जित होती हैं। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति भी अधिगम प्रतिफल को प्रभावित करती है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उपयुक्त अधिगम सुविधाओं की कमी, जैसे लागत, यातायात की सुविधाएं, परिवार की निम्न आय, नवीन प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि की अनुपलब्धता के कारण ये क्षेत्र वंचित रह जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो बच्चे गैर महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, उनका अधिगम प्रतिफल आमतौर पर महानगरीय शिक्षार्थियों की तुलना में निम्न हो सकता है। इसी तरह से बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक बच्चे के अधिगम में उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति निर्णायक भूमिका निभाती है। एक बच्चा जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार से संबंधित है, वह अपने परिवार से बौद्धिक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वो कक्षा कक्ष में आलसी और निष्क्रिय बन जाता है। इसके विपरीत जो बच्चा मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार से संबंधित होता है, वह अपने परिवार से पूर्ण अभिप्रेरणा प्राप्त करता है और उच्च आकांक्षा स्तर रखता है, और इसके परिणाम स्वरूप वह कक्षा कक्ष में सक्रिय भी रहता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका अधिगम प्रतिफल उस बच्चे की तुलना में ज्यादा रह सकता है जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार से संबंधित होता है। इसी प्रकार से बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह भी बच्चों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह भी बच्चों को प्रभावित करती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। हम अक्सर अपने कक्षा कक्ष में अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब हम एक प्रश्न पूछते हैं
तो हमारी कक्षा के कुछ बच्चे उत्तर देते समय हमारी आंख के साथ संपर्क बना पाने में समर्थ होते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उत्तर देते समय शर्म महसूस करते हैं या फिर हमारी आंख के साथ में संपर्क नहीं बना पाते। यह साधारणतः हमारे कक्षों में होता रहता है और इसका कारण सांस्कृतिक विविधता है। विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में बच्चे जिस तरीके से भाग लेते हैं उसमें उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव होता है। समूहवादी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे दूसरों के साथ सहयोग द्वारा सीखने में प्राथमिकता रखते हैं, जबकि व्यक्तिवादी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने में प्राथमिकता रखते हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम विद्यालयी वातावरण और बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर का ज्ञान कर सकें। हमें बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करने चाहिए और इस कार्य में बच्चे स्वयं हमारे लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि अपने परिवार और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में बताएं, ताकि हम सीखने सिखाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकें और उसके अनुसार, यानी कि जो बच्चे हैं उसके अनुसार हम संगठित कर सकें। जो हमारा अगला कारक है वो भाषा है। भाषाई विविधता भी विद्यार्थी के अधिगम प्रतिफल को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए आइए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति के बारे में सोचा जब आप बीमार हुए और डॉक्टर के पास परामर्श हेतु जाते हैं? एक क्षण के लिए सोचने का प्रयास कीजिए कि यदि इस स्थिति में आपको 4 अलग अलग डॉक्टर्स जो अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उन्हें आपको अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सूचना देनी है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसी ही स्थिति कुछ हमारे साथ भी होती है। हमारे कक्ष में हमारे पास विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनमें कई बच्चे हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भी शामिल होते हैं। ये बच्चे जो ऐसे परिवारों से संबंधित हैं जिनकी भाषा विद्यालय की जो शिक्षा के माध्यम की भाषा है उससे मेल नहीं खाती, यानी हमारी जो मानक भाषा है उससे मेल नहीं खाती, तो वो स्वयं को उससे वंचित पाते हैं। भाषाई रूप से विविध जो बच्चे कभी कभी निम्न अधिगम प्रतिफल वाले और बीच में विद्यालय छोड़ देने की उच्च दर को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमें अलग अलग भाषाओं वाले बच्चों के लिए भाषा के कार्यक्रम कक्षा में चलाने चाहिए। साथ ही साथ अभिभावक शिक्षक गोष्ठियों या बैठकों के दौरान हमें सूचनाएं अभिभावकों की मातृभाषा में प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में हम बच्चों की मातृभाषा को भी स्थान देकर इस गैप को भर सकते हैं, यानी इस अंतर को भर सकते हैं। बच्चों को प्रभावित करने वाले कारकों को और अच्छे ढंग से समझने के लिए आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। प्रिया, स्कूल में मुझे आज मैडम ने जो भी पढ़ाया ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन अंजलि, आज तो मैडम ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया था। पता है प्रिया, मैं आजकल पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रही हूँ। पापा रोज रात को नशे में आते हैं और मम्मी से खूब झगड़ते हैं। हम लोग तो कई बार बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसे में हम पढ़ पाएंगे? आइए अब जानते हैं कि हमारी कक्षाओं में किन किन प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। हम जब विद्यार्थियों के प्रकार की बात करते हैं तो हमारी कक्षा में श्रावणिक विद्यार्थी होते हैं, यानी कि ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। दृश्यीय विद्यार्थी होते हैं, यानी विजुअल लर्नर्स। और जो तीसरे प्रकार के विद्यार्थी होते हैं वो है स्पर्शी विद्यार्थी, यानी कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स। श्रावणिक विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो श्रावणिक विद्यार्थी मौखिक भाषणों, चर्चाओं और अन्य लोग जो कहते हैं उसे सुनकर सीखते हैं। ये विद्यार्थी आवाज का लहजा, अंतराल यानी पिच और गति को सुनकर भाषण में सन्निहित अर्थ की व्याख्या करते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स के लिए लिखित सूचना तब तक व्यर्थ है जब तक कि वे उसे सुन न लें। दृश्य विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो हमारे जो विजुअल लर्नर्स हैं वो अधिगम पाठ की विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिए शिक्षक की शारीरिक भाषा और चेहरे के हाव भाव को देखकर सीखते हैं।
ये बच्चे दृश्य संबंधी किसी बाधा से दूर रहने के लिए कक्षा कक्ष में आगे की पंक्ति में बैठने को प्राथमिकता देते हैं। कक्षा कक्ष में चर्चा के दौरान ये बच्चे सूचना को संपोषित करने के लिए विस्तार से टिप्पणियां या नोट्स भी बनाते हैं। बात करते हैं स्पर्शी विद्यार्थियों की। स्पर्शी विद्यार्थी यानी काइनेस्थेटिक लर्नर्स गति, क्रिया और स्पर्श द्वारा सीखते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ सकते और अपनी गतिविधियों की आवश्यकता के कारण विचलित हो जाते हैं। जब बच्चों को स्वयं कुछ करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो बच्चे अपनी अधिगम क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। सामान्यतया हम अपने विज्ञान की कक्षा कक्षों में इसे देख सकते हैं जहां बच्चे करके सीखते हैं, यानी जहां लर्निंग बाय डूइंग होती है या जिन कक्षाओं में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। आइए अब एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। अपने बारे में विचार करें। अब आपको करना यह है कि अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं को आपको सूचीबद्ध करना है जिन्हें आप स्वयं के बारे में पसंद नहीं करते, यानी आपके व्यक्तित्व में जो भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती उनकी एक सूची बनानी है। अब इस सूची में दर्शाए गए प्रत्येक पहलू का स्वमूल्यांकन कीजिए कि आपकी यह विशेषता किस हद तक आपको परिभाषित करती है। अब आपने जो सूची बनाई है, इस सूची में आपके व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनको अंक प्रदान करने हैं। इस सूची में जो गुण आपको पूरी तरह से परिभाषित करता है उसे आप 1 अंक देंगे। जो गुण आपको कुछ हद तक परिभाषित करता है उसे 2 अंक देंगे, और जो एक व्यक्ति के रूप में आपको कुछ खास परिभाषित नहीं कर पाता उसको 3 अंक देंगे। अब विचार कीजिए कि क्या आपके पास में रहने वाले व्यक्ति इन विशेषताओं के आधार पर आपको समझते हैं। अब आप उन अच्छी चीजों को सूचीबद्ध करने की कोशिश करें जो आप अपने बारे में जानते हैं या लोग आपके बारे में बताते हैं। समझने का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शक्तियों और कमजोरियों का मिश्रण होता है और ये संयोजन हमें अद्वितीय व्यक्ति बनाते हैं। आइए अब जानते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझने के बारे में। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यक्तिगत विकास का अवलोकन करते हुए हमें प्रारंभिक चरण के बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भावनात्मक जरूरतों से परिचित होना चाहिए ताकि हम इन आवश्यकताओं को पूरा करने में बच्चों का सहयोग कर सकें। ये आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते हैं उन्हें घर, प्ले स्कूल से औपचारिक विद्यालय शिक्षा तक के जो बदलाव हैं उनको सहज बनाना, विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन करना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना यानी दायित्व लेना, विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जागरूकता पैदा करना और यह समझना कि वे एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके साथ साथ स्वस्थ आदतों का विकास करना, जैसे स्वस्थ आहार लेना, स्वच्छता और व्यक्तिगत वस्तुओं की व्यवस्था करना, आत्म छवि और आत्मसम्मान का विकास करना, सहपाठियों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करना, स्वस्थ सामाजिक संबंधों के पोषण के लिए उचित सामाजिक कौशलों का निर्माण करना, कक्षाओं में विविधता की समझ को विकसित करना, उन सभी के लिए प्रशंसा और सम्मान विकसित करना जिनके साथ वह अपनी जाति, धर्म, जेंडर आदि की भिन्नता के बावजूद बातचीत करता है। आइए अब जानते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझने के बारे में। शिक्षा के उच्च प्राथमिक चरण में बच्चों की कुछ जरूरतें जिनमें शिक्षक सुविधा और सहयोग प्रदान कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। शैक्षणिक सफलता के लिए अध्ययन कौशल को लागू करना, अधिगम सहायक सामग्री, उपकरण और तकनीकों का पर्याप्त रूप से उपयोग करना, काल्पनिक प्रश्नों को उठाना और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, स्पष्टता के साथ सोच और भावनाओं को
संप्रेषित करना सीखना, स्वयं में शारीरिक परिवर्तनों को सामान्य मानने की क्षमता को विकसित करना, स्वयं और साथियों के बीच शारीरिक विकास की दर में अंतर को समझना और स्वीकार करना, साथियों के साथ मित्रता का विकास करना, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं और रूढ़ियों को समझना, विभिन्न सामाजिक परिवेश जैसे विद्यालय, घर, ट्यूशन, क्लास आदि में मित्र बनाना, अपनेपन, प्रशंसा और स्वीकार्यता की जो भावनाएं हैं उन्हें विकसित करना, विशेषकर मित्रों और साथियों के साथ, और साथ ही साथ संज्ञानात्मक और भावात्मक स्वतंत्रता को विकसित करना, विशेष रूप से अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं के बारे में जागरूक होना। आइए अब एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। क्या आपको अक्सर लोगों की बातों को समझने के लिए उनसे उनकी बात दोहराने के लिए कहना पड़ता है? विचार करें कि शब्दों पर ध्यान देने के दौरान क्या आप शारीरिक रूप से भी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जैसे आगे की ओर झुकना, आंखों से संपर्क बनाना इत्यादि। अब आपको सूची बनानी है कि आपको कहाँ अपने सुनने में सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधि हम बच्चों के साथ कक्षा में भी करवा सकते हैं, ताकि बच्चे इस बात को सोच सकें, इस बात का चिंतन कर सकें कि उनको सुनने में कहाँ दिक्कत आ रही है, सुनकर समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, और इस प्रकार से हम बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर चिंतनशील बना सकते हैं। आशा है आज का सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। इस सत्र को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।